चाहे बिहार एसएससी हो या बिहार गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, सब में जो है ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक फेज में 30 क्वेश्चन है, इस तरह के 72 फेज हैं। यदि आप सबको देख लेते हैं, अच्छा से उस पर अध्ययन कर लेते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको इसमें बहुत ही मदद मिलेगी। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग टॉपिक से ये 30 क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लियर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो x प्लस 1y इतना, 1 प्लस 1y इतना, 3 प्लस 1y 4 इक्वल टू 2 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी हम बनाते हैं तो नीचे से बनाते हैं, बैक से बनाते हैं। देखिए 3 प्लस 1/4 का मीनिंग क्या होगा, 13/4। 1 के रिवर्स में है ना, 1 के रिवर्स में है 13/4, तो हो जाएगा 4/13। तो हम लोग इतना को हम लोग जो है पूरे को लिख सकते हैं 4/13। तो आइए इसको हम लोग यदि इस कंप्लीट को लिख लें, इस कंप्लीट को लिख लें, क्या लिख लें, 4/13। तो 1 प्लस 4/13, ये देखिए अब क्या है, 1 प्लस 4/13। तो 1 प्लस 4/13 तो हो जाएगा 13 1 जा 13 प्लस 4 17/13। 1 के अपॉन में है 17/13, तो रिवर्स हो जाएगा तो 13/17। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 13/17 इक्वल टू 2। तो देखिए x का वैल्यू जो है क्या होगा, x इक्वल टू 2 माइनस 13/17 इक्वल टू 34 माइनस 13 21/17। तो यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी बनाएंगे बैक से बनाएंगे। बैक में ध्यान देंगे कि ये वाला जो वैल्यू है पहले इसको सॉर्ट आउट करें, उसके बाद अपोन में जो है वो रिवर्स करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। कहा गया 51 गुना इतना में कितना गुना करें कि 1632 हो जाए, वाट के स्थान पर निम्न में से क्या आएगा। तो आइए 51 में हम किससे गुना करें, 51 में जो है किससे गुना कर दें ताकि 1632 के बराबर हो जाए। इसका मतलब भाग दे दें 51 से। 51 से जो भाग देंगे तो ध्यान दीजिए 51 से 3 बार में लग जाएगा कितना, 153। 10 2 102, 51 गुना 2 102 हो गया 32 टाइम्स। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। इसमें कहा गया इसका वैल्यू क्या होगा, तो 0.3 पहले देख लीजिए, बोर्ड मास के रूल को फॉलो करेंगे। पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। तो डिवीजन यदि हम लोग करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0.3/3 प्लस है, इंटू करेंगे इस दोनों को तो 0.3 इंटू 0.3 0.09, यदि डेसिमल को हटाएंगे तो बाय 100। यही एलसीएम हो जाएगा इसका कितना, 300। तो 3 इंटू 9 27 प्लस 3 से जो है ये करेंगे तो 300 में 100 कि डेसिमल को हटा दें, डेसिमल को हटा दें तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0। ये डेसिमल को हटा देंगे तो 300 हो गया। तो 10 टाइम्स में 10 इंटू 3 तो 30। तो इसका आंसर हो गया 57/300। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है क्लियर कि बताइए 112 का गुणज पाने के लिए 72 को किस लघुत्तम संख्या से गुना करना पड़ेगा। 112 का मल्टीपल के लिए 72 को हमको क्या चाहिए, 112 का गुणज चाहिए, 112 का जो है मल्टीपल चाहिए। तो 112 का 72 को किस लघुत्तम संख्या से गुना करें। 72 में हम किससे गुना कर दें ताकि यह जो है 112 का मल्टीपल बन जाए।
तो फैक्टर इसका निकालेंगे तो 2 बार में 36, फिर 2 टाइम्स में 18, फिर 2 बार में 9, फिर जो है डियर 3 से 3 बार। देख लीजिए 72 को किस संख्या से गुना करें कि 112 का मल्टीपल हो जाए, मतलब 72 में भी 112 दिखे तब ना कॉमन फैक्टर होगा, मल्टीपल होगा। तो आइए 112 दिखे तो 112 का क्या क्या फैक्टर है, 56, फिर 2 से 28, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7। तो आइए यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि देख लीजिए इसमें क्या है, 72 में हमको चाहिए 112, तो देख लीजिए 2 2 2 2 है 3 बार, यहाँ भी 2 3 बार है, तो ये कॉमन आ गया। अब हमको चाहिए 2 और 7 इस 72 में, तो 3 3 है, 2 और 7 नहीं है। इसका मतलब यदि हम 2 × 7 से इंटू कर देंगे तो इसमें जो है ये कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। तो 2 × 7 कितना हो गया 14। 14 यदि हम 72 में इंटू कर दें, इस 72 में यदि हम 14 से गुना कर दें तो भी इसमें 112 का गुणज हो जाएगा, मतलब 112 से कटने वाला हो जाएगा। एक संख्या का आधा भाग उसके 1/3 भाग से 10 ज़्यादा है, तो वह संख्या क्या है? आधा भाग 1/3 से 10 ज़्यादा है, आधा ज़्यादा है। तो आइए संख्या क्या है पता नहीं, मान लीजिए कुछ एक मान लेते हैं, तो संख्या का आधा होगा 1/2। उस संख्या के 1/3 से अधिक है तो 1/3 संख्या का 1/3। अधिक और कम का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस इक्वल टू डिफरेंस। संख्या में अंतर है 10 का, लेकिन अंतर है हम लोग के अनुसार इतना। संख्या को क्या माने 1, तो आइए इसका जो वैल्यू होगा 1/6 इक्वल टू 10, दैट इज 1 इक्वल टू 60। तो वो संख्या 60 है जिसका आधा निकाल लीजिए, 1/3 निकाल लीजिए। आधा निकाल दीजिएगा 60 का और 1/3 निकाल दीजिएगा, तो दोनों का जो है अंतर कितना आएगा 10 आएगा। तो संख्या पता करना था, तो संख्या हो गया C। दो संख्याओं का योग 75 है, उसके संख्याओं का योग 75 है, उनके वर्ग का अंतर 1500 है, तो दोनों संख्या का अंतर क्या होगा? देख लीजिए संख्या का योग दिया हुआ है, संख्या पता नहीं तो संख्या को मान लेते हैं, वो संख्या x और y है, तो दोनों का सम पता है x + y = 75। कहा गया कि दोनों संख्या के वर्गों का अंतर भी दिया है 1500, वर्ग का डिफरेंस दिया हुआ है इसके स्क्वायर के, x - y = दिया हुआ है कितना 1500। तो कहा गया बताइए उस संख्या के अंतर क्या होंगे, संख्या का अंतर। तो देखिए x² - y² आप जानते हैं a + b × a - b होता है, तो a + b हो गया इतना, a - b हो जाएगा x - y = कितना है 1500। तो x + y का वैल्यू x + y का वैल्यू 15 है। यहाँ पर यदि हम पुट कर दें x + y का वैल्यू तो x - y जनरेट हो जाएगा, तो 75 यहाँ पे पुट कर देते हैं x + y के जगह पे, तो 75 × x - y = 1500। तो ये 15 से 2 टाइम्स में 150, 20 बार में, तो x - y का जो वैल्यू आ गया डियर, ये कितना आ गया 20। कहा गया दो संख्याओं का 3 4 के रूप में अनुपात है, जिनका एलसीएम दिया हुआ है, तो एचसीएफ क्या होगा? तो देख लीजिए संख्या का यदि डिफरेंस दिया हुआ है, संख्या का रेशियो दिया हुआ है 3 4, और संख्या का एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ बताना है। तो देख लीजिए यदि संख्या का रेशियो पता हो ना, तो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए वही ना संख्या है, बस रेशियो में है, वहाँ रियल नंबर में होगा, तो इसका रेशियो में दिया है तो हम लोग भी रेशियो में निकाल लेंगे एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम कर देंगे। तो आइए 3 और 4 का जो एलसीएम होगा रेशियो में 3 और 4 का, वो कितना हो जाएगा 12 होगा। लेकिन वही संख्या का तो एलसीएम दिया हुआ है कितना 108, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम, 1 का वैल्यू आइए कितना हो गया 9। तो एक संख्या 3 है, दूसरा 4 है, तो 1 का वैल्यू 9, तो 3 का वैल्यू 27, 4 का वैल्यू 36। तो यही दो संख्या है 27 और 36। इसका एचसीएफ क्या होगा? तो 27 और 36
को कौन काट रहा है ऑप्शन में? वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ का डिफिनेशन है, जो दी गई प्रत्येक संख्या को काट दे एचसीएफ कहलाता है। तो 9 27 को भी काट रहा है और 36 को भी है, इसीलिए यह आंसर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 1050 में 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 रिमाइंडर बचे। देखिए अलग अलग भाग देंगे किसी संख्या में इस तीनों में, तो ये शेष अलग अलग बचे। तो जब भी शेष बचने की बात हो ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, संख्या और जो रिमाइंडर बच रहा है इसका आप अंतर निकाल लीजिए। इसका अंतर हो जाएगा कितना, 1007। इसका जो है डिफरेंस हो जाएगा कितना, 1219। इसका जो डिफरेंस हो जाएगा कितना, 1643। तो जो डिफरेंस निकला है, जो डिफरेंस निकलेगा, इसी डिफरेंस का जो है एचसीएफ जो होगा वो बता देगा कि वह कौन सी संख्या है जिसको इसमें 1050 में 1250 में और 1650 में भाग देंगे तो इतना इतना शेष बचेगा। तो 1007, 1219 और 1643 का एचसीएफ इसका क्या होगा, आप निकालिएगा इसका एचसीएफ, तो 53 आएगा। आंसर हो गया 53। कहा गया कोई धनराशि 3% प्रतिवर्ष 3 वर्ष में 5450 हो जाता है तो मूलधन क्या होगा? बैंक में जमा कीजिएगा 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 वर्ष में 5450 हो जाएगा। जब धन जमा हो जाता है बैंक में, आप जाते हैं एक निश्चित समय में, जब देखते हैं धन टोटल हो गया तो उस टोटल को हम लोग अमाउंट कहते हैं। अमाउंट मीन्स मिश्र धन। तो आइए 3% के दर से 3 वर्ष में जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 9%। जब धन जो है टोटल अपने आप में 100% होता है, 100% धन होता है और 9% इंटरेस्ट मिला तो धन बढ़कर कितना हो गया, 109%। लेकिन धन बढ़कर आपका हो जाएगा 5450। मिश्रधन बराबर मिश्रधन, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट। 100% का वैल्यू आपका प्रिंसिपल बताएगा कि वो धन कितना था। आइए इसमें देखते हैं कितना बार में कटेगा, 5 बार में। 945 109 से तो हो जाएगा 5 गुना 10 50, तो 50 गुना 100 कितना, 5000। 5000 आप जाइएगा बैंक में रख दीजिएगा, 3% के दर से बैंक आपको 3 साल में 5450 रुपया देगी। यही आपका मिश्रण होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लीजिए, क्वेश्चन में एरर है। इसमें 540 के जगह पे 450 होगा। आइए कहा गया है कि 450 रुपया की धनराशि 4.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के दर पर 81 रुपया ब्याज अर्जित होगी। तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के कितने समय में कितना टाइम लगेगा, टाइम बताना है। तो टाइम बताना है, रेट पता है, इंटरेस्ट पता है। तो आप जानते हैं रेट इनटू टाइम इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है। तो आइए रेट इनटू टाइम, रेट क्या है 4.5%, टाइम कितना टी पता नहीं, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा आपको। रेट और इंटरेस्ट जब भी मिलता है परसेंटेज में मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट मिल रहा है 81 रुपया। रुपया को परसेंटेज में बदलेंगे, 81 रुपया मिला किस वजह से, 450 बैंक में लगाने की वजह से। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, 9 से 99, 9 से 5 लाख, 5 गुना। ओके तो आइए, तो ये भी जो है ऊपर से ऊपर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 9 से 9 को आप कैंसिल कर दीजिए। 9 से 9 कैंसिल हो गया, बच गया इधर 2 और इधर 2, तो t इक्वल टू हो गया कितना, 4 ईयर्स। 4 साल के लिए आप पैसा को बैंक में छोड़ देंगे 4.5% की दर से, तो 81 रुपया आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, चीनी की कीमत में 21%, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कहा गया है कि चीनी की कीमत में जो है, अगर चीनी की कीमत में 21%
घटाव के कारण 100 रुपया में 10.5 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद सकता हूँ, तो घटी हुई कीमत क्या है। देखिए चीनी का दाम जब घट गया है तो कोई आदमी 100 रुपया में आज 10.5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। आप गए होंगे 100 रुपया लेकर मार्केट गए होंगे 100 रुपया लेकर, तो पहले कुछ खरीदते थे, आज देखने से पता चल रहा है कि जब दाम घट गया तो 10.5 किलोग्राम आप ज़्यादा खरीद के ले आए। बात स्वाभाविक है कि जब भी दाम घटेगा तो आदमी यदि उतना ही खर्चा करना चाहे जितना पहले खर्चा करता था, तो ज़्यादा वो वस्तु लेकर आएगा, ज़्यादा चीनी लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि आप समझ लीजिए कि जो चीनी जो है मूल्य 21 रुपया घट गया, 21%। मतलब मान लीजिए यदि चीनी का मूल्य 100 रुपया है पर केजी, तो आज 21% घटेगा तो 79 रुपीज़ पर केजी होगी। ये क्या है? कॉस्ट है, ये चीनी का मूल्य है। इस रेट से चीनी जो है कमी हुआ है इसके रेट में। तो अब बताइए 100 रुपया वाला चीनी 79 रुपया में मिल रहा है, इसका मतलब आज 100 रुपया कोई आदमी खर्चा करना चाहे तो आज जो है ज़्यादा चीनी खरीदेगा। तो कितना ज़्यादा खरीदेगा? हाँ, ये समझने वाली बात है, क्योंकि देख लीजिए कॉस्ट जो होता है, जो मूल्य होता है ना, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके वेट के। कॉस्ट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। तो आप जो है दाम घटाइएगा तो आदमी ज़्यादा खरीदेगा, ये वेट हो गया। आज जो है देख लीजिए पहले 100 रुपया किलो था, आज 79 रुपया किलो है। तो आज आदमी 79 किलो खरीदेगा, पहले वो खरीदता होगा 79 किलोग्राम, जब रेट कम गया, मूल्य कम हो गया, तो आज 100 किलोग्राम खरीद रहा है। तो इसीलिए जो है जब कॉस्ट बढ़ेगा तो कम खरीदेंगे, जब कॉस्ट घटेगा तो ज़्यादा खरीदेंगे। एक दूसरा का अपोजिट है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आइए, पहले 79 किलो खरीदते थे, आज 100 किलो खरीद रहे हैं, तो कितना किलो ज़्यादा खरीद रहे हैं? रेशियो में बात है, रेशियो में बात है। तो आज 21 किलो ज़्यादा खरीद रहे हैं रेशियो में, लेकिन वास्तविक मूल्य में कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं? 10.5 किलो। आइए, चेंज बराबर चेंज, डिफरेंस इक्वल टू डिफरेंस। 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा हाफ। ये रेशियो का वैल्यू है, किसी का नहीं है, जहां लगाइएगा पुट होगा। 79 का वैल्यू हो जाएगा कितना? 79 गुना हाफ होगा ना। अब देख लीजिए 100 का वैल्यू हो जाएगा कितना? 100 इंटू हाफ। मतलब एक आम का दाम 50 पैसा, ये रेशियो का वैल्यू जो है, एक आम का दाम 50 पैसा, तो 100 आम का दाम 50 रुपया। 79 का वैल्यू, एक आम का दाम इतना, एक का वैल्यू हाफ, तो 79 का वैल्यू इतना। तो आज जो है आप 50 केजी खरीद रहे हैं। तो पहले जो आज जो है जब मूल्य घटा तो 50 केजी खरीद रहे हैं, जब घटा नहीं था तो इतना केजी खरीद रहे थे। तो आइए, तो आपकी इच्छा है 100 रुपया ही खर्च करें, तो मूल्य जो है कहा गया है कि जो घटी हुई कीमत क्या होगी, तो घटी हुई कीमत में ज़्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन खर्चा तो कर रहे हैं 100 ही रुपया। 100 रुपया में 50 किलो खरीदे, तो यही हो गया क्या? 2 रुपीज़ पर केजी। ये 2 रुपया के भाव से आप खरीदे, आंसर हो गया 2 रुपया। कोई डाउट हो कमेंट में लिखिए, किसी भी प्रकार की बात हो तो आप शेयर कीजिए। कहा गया एक विद्यार्थी 40 अंक मिलता है, वह 40 अंक से फेल हो गया, 40 लाया फिर भी 40 से फेल, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो बताइए अंकों का सरयोग क्या होगा? टोटल मार्क्स कितना होगा एग्जाम हॉल का, उसका एग्जाम का जो फुल मार्क है। तो आइए, 40 नंबर लाया, 40 नंबर और लाता तो पास हो जाता, मीन्स 80 नंबर लाता तो पास हो जाता, लेकिन कहता है क्या कि 40% इसका पासिंग मार्क है। पासिंग मार्क इक्वल टू पासिंग मार्क,
100% का वैल्यू बताएगा कि फुल मार्क इसका क्या है, इसका फुल मार्क कितना है, ये पता चल जाएगा। आइए 40% का वैल्यू 80, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा कितना 2। 40% का वैल्यू 40% का वैल्यू जो है हो गया 80, तो 1% का वैल्यू 2, तो 100% का वैल्यू 200। इतना मार्क्स फुल मार्क उसका यहाँ होगा। तोलन की त्रुटि के चाय के 100 ग्राम के पैकेट में सभी 8 ग्राम कम वजन के थे। 100 ग्राम का पैकेट बना है, 8-8 ग्राम कम जो है तोला गया। तो बताइए खरीदार को जिसने 697 किलोग्राम चाय खरीदा, कुल लगभग हानि कितना हुआ। मतलब 100 ग्राम के पैकेट में 8 ग्राम का हानि। 100 ग्राम के पैकेट बनाइएगा तो 8 ग्राम का लॉस। तो 1000 ग्राम का कोई पैकेट बनाए मीन्स 1 केजी का, तो 80 ग्राम का ना लॉस। इसको टोटल 697 किलोग्राम चाय खरीदा, 1 किलो खरीदता तो 80 ग्राम का लॉस होता। तो आइए 1 केजी में जो है लॉस हो रहा है 80 ग्राम, तो 697 केजी में कितना ग्राम, तो 80 से 697 में इंटू कर दीजिए, 72 5, 8 गुना 7 56, 5 72 5 77 7 और 48 7 54, 3 अंक के 0 लगा दीजिए, 3 अंक के पहले दशमलव दे देंगे तो ये केजी में हो जाएगा 54.7 इतना। तो ये हो जाएगा कितना, लगभग 56 किलोग्राम का इसको लॉस हो जाएगा। कहा गया किसी वस्तु के अंकित मूल्य किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 600 रुपया अधिक है, दुकानदार 12.25% डिस्काउंट देता है और 70% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखिए अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 600 रुपया अधिक है, मतलब अंकित मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अंतर 600 रुपया। लागत मूल्य मतलब खरीदे जितना कहता है, दुकानदार को 12.5% डिस्काउंट दिया फिर भी 17% लाभ कमाया। ध्यान दीजिए लागत अंकित मूल्य इसका कितना है पता नहीं, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए अंकित मूल्य 1 रुपया है। अंकित मूल्य 1 रुपया है, डिस्काउंट देगा 12.25% का, तो ध्यान दीजिए 12.25% का वैल्यू इतना होता है। इसको हम लोग लिखेंगे तो इतना बाय इतना होगा, परसेंटेज में है, परसेंटेज हटेगा तो बाय 100, तो इतना परसेंट जो है इसको डिस्काउंट मिलेगा। इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा तो बताइए कितना में खरीदेगा, 351/400 इतना में ये बेचेगा। आदमी कहता है बेचता है तो फिर भी इसको जो है ना इतना में डिस्काउंट देगा, 12.5%, 1 रुपया अंकित है तो इतना में बेचेगा, लेकिन कहता है बेचता है तो 17% का लाभ होता है, लाभ कमाता है, तो 17% का लाभ में बेचेगा तो ये बिकेगा कितना में, 117 में। हो गया SP इक्वल टू SP, यहाँ से देख लीजिए SP इक्वल टू SP हो गया।
तो यहाँ से हम लोग देखें तो ये 3 बार में कट जाएगा। 1 का वैल्यू हो गया 400/3। तो ये क्या है, एमपी है। इतना परसेंट जो है इसका एमपी हो गया, इतना परसेंट हो गया। तो ये देख लीजिए 100 से जो है कितना अधिक है, 4/3 है, परसेंटेज हटेगा तो बाय 100 तो 4/3, मतलब 1 रुपया में यदि जो है 4/3 माइनस 1 करें तो 1/3, तो 1/3 का डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस है कितना का, 600 का। एक का वैल्यू कितना हो गया, 1800, मतलब वस्तु का जो लागत कीमत रहा होगा 1800 रुपया है। 5 बच्चा का औसत आयु 12 वर्ष है। 4 बच्चे का उम्र जो है 6, 11, 13 और 16 वर्ष है। 5वें बच्चे की उम्र क्या है, तो देख लीजिए औसत पता है, संख्या पता है, तो टोटल पता चल जाएगा। 5 बच्चा का औसत आयु 12 है, इसका मतलब टोटल आयु जो है पाँचों का कितना रहा होगा, 60 वर्ष। कहता है कि 4 का जो है अलग अलग आयु दिया गया है, तो बताइए 4 का अलग अलग आयु है तो 46 वर्ष है चारों का टोटल आयु। 5 उनके आयु में से टोटल में से 4 का घटा देंगे तो जो बचेगा ये किसका बचेगा, 5वां बच्चा का आयु क्या रहा होगा, ये पता चल जाएगा, 14 वर्ष। 20 मदों का माध्य औसत दिया हुआ है 47। पाया गया है कि 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया, तो सही माध्य क्या है। आइए 62 के जगह पर 26 लिख दिया गया तो गलत औसत आया होगा ये 47। कम लिखे हैं तो घटा हुआ औसत है, मतलब थोड़ा ज़्यादा आएगा, 47 से थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। आइए देखिए ध्यान से, 20 मद का माध्य एवरेज दिया गया है, औसत कितना, 47। कहा गया है ये गलती के वजह से 47 आया है। क्यों गलती हुआ कि 62 आया था, लिख दिए 26। तो देख लीजिए कितना कम लिखे हैं आप, 62 आना चाहिए था, लिखे हैं 26, इसका मतलब 36 नंबर कम दिए हैं। 36 जो है कम लिखे हैं तो 36 का इफेक्ट पड़ा होगा। 36 कम टोटल में ना, तो टोटल में 36 का कम हुआ तो 26 संख्या है, एवरेज निकालने के लिए टोटल बाय नंबर्स, इसका मतलब 1.8 जो है आप कम लिखें तो 1.8 का वृद्धि हो जाएगा, जो सही औसत होगा। सही औसत जो होगा 47 से कितना बढ़ जाएगा, 1.8 मीन्स 48.8 सही औसत। 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुना है, तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है। देखिए राजीव की वर्तमान आयु क्या है ये पता नहीं है, तो मान लीजिए राजीव की वर्तमान आयु 8 वर्ष है। 15 वर्ष बाद तो हो जाएगा राजीव 15 साल प्लस बड़ा होगा, तथा उसके 5 वर्ष पहले की आयु की से 5 गुना है। ये जो 5 साल जो 15 साल बाद का जो इसका आयु होगा 5 साल पहले, मतलब राजीव अभी वर्तमान में है 5 वर्ष, ये 8 वर्ष का, तो 5 साल पहले रहा होगा 8-5 का। तो कहा गया कि इससे जो है अभी 15 साल के बाद जो है ये वर्तमान आयु से ये इससे 5 गुना हो जाएगा। तो किसका 5 गुना हो जाएगा, 5 वर्ष पहले की आयु का, जिसका 5 गुना उसी में 5 से गुना। तो अब दोनों का आयु बैलेंस हो गया, ये पहले से 5 गुना चल रहा था, अब इसमें 5 से गुना करके बैलेंस कर दिए, इक्वेशन बन गया। दोनों को बैलेंस कर दिए, इक्वेशन बन गया। अब आर का वैल्यू निकाल दीजिए, r + 15 इक्वल टू 5r - 25। आइए 4r इक्वल टू 40, दैट इज r इक्वल टू 10 ईयर्स, 10 वर्ष। ओके, कहा गया अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का नया अनुपात 4:5 होगा। अजय और विजय का आयु का रेशियो दिया हुआ है 3:4।
5 वर्ष के बाद इसका रेशियो चेंज होकर हो जाएगा 4:5। 5 स्वाभाविक है, 4 वर्ष का था, उम्र बढ़ा तो अनुपात भी बढ़ा, तो चेंजिंग हुआ है कितना का, 1 का। यहाँ भी देख लीजिए उम्र का अंतर कितना है, 1 है, बैलेंस है। तो उम्र का अंतर यहाँ जो है 1 का है अनुपात में, लेकिन वर्ष में है 5 का, तो 1 का वैल्यू 5। तो कहा गया इस समय विजय की वर्तमान आयु क्या है, इस समय विजय कितना का है, 4 वर्ष का। बोला गया कि वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 4 वर्ष का, तो 4 का वैल्यू निकाल दीजिए, विजय का आयु पता चल जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। कहा गया यदि दो संख्या का अनुपात 9:11 है एवं एक संख्या दूसरी संख्या से 10 कम है तो दोनों संख्या में से छूटा हुआ है, यहाँ पे दोनों संख्या में से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है डियर 9:11। हम लोग के अनुसार दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, लेकिन 10 का डिफरेंस है। 1 का वैल्यू क्या हो गया 5, तो छोटा 9 की 11, 9 का वैल्यू 45, 9×5 = 45। कहा गया 7400 रुपये को रवि, रामू, रुपेश में क्रमशः 3, 5, 12 के अनुपात में बांटा गया तो रवि का हिस्सा कितना होगा। 3, 5, 12 के अनुपात में बांटा गया, किसके किसके बीच, रवि, रामू और रुपेश के बीच। इस तरह से बांटा गया है तीनों के बीच 7400 रुपया को, तो इसमें रवि का हिस्सा क्या होगा, किसका, रवि का हिस्सा। तो देखिए रवि को धन कितना मिलेगा, तो देख लीजिए हम लोग देख रहे हैं रवि 3 रुपया, रामू 5, रुपेश 12, 12, 8, 20 रुपया है, लेकिन टोटल है कितना 7400। टोटल का तुलना टोटल से, टोटल धन निश्चित धनराशि का तुलना टोटल अनुपात से कर दीजिए, जिसका पूछा जाए उससे इंटू कर दीजिए। रवि का पूछा गया तो रवि को 3 से इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा कि क्या हो जाएगा, 1110 रुपये। 1110 रुपया जो है रुपेश का हिस्सा हो जाएगा। रामू का पूछता तो 370 में 5 से इंटू कर देते, जिसका पूछेगा उसका पता चलेगा। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, यदि क्षेत्रफल 7200 है तो आयत की चौड़ाई क्या है। देख लीजिए एक आयत है, इसका लंबाई चौड़ाई का दोगुनी है, ये 1 होगा तो ये 2 होगा। कहता है क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ, और आपको चौड़ाई बताना है कि इसका चौड़ाई क्या होगा, वृत्त। देख लीजिए एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, जब भी गुना करना हो तो वेरिएबल लगा दीजिए। तो एरिया हम लोग के अनुसार जो होगा इसका 2 × x क्या हो जाएगा 2x², लेकिन एरिया है कितना 7200। एरिया इक्वल टू एरिया, यहाँ से जो है x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये 2 से कट जाएगा कितना बार में 3600 बार में, x बराबर हो जाएगा स्क्वायर है, इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, 3600 का स्क्वायर रूट कितना 60। तो यही जो है 60 चौड़ाई पूछा गया, तो 60 सेंटीमीटर चौड़ाई। कहा गया यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में से ऐसे कितने वर्ग समा सकते हैं। तो काटना है, कितना कटेगा बड़ा में से छोटा वाला, तो काटेंगे तो किसको काटेंगे, काटेंगे तो परिमाप को काटेंगे, जो वर्ग का परिमाप है उसको काटेंगे टुकड़ा टुकड़ा। आइए बड़ा वाला वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 × भुजा, 4 × 4। छोटा वाला का परिमाप हो जाएगा 4 × 1/10, तो डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 30 पीस। टुकड़ा।
एक गोलाकार क्षेत्र एवं वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है। गोलाकार और वर्गाकार जो एक वृत्त है और जो एक वर्ग है, दोनों का जो है परिधि क्या है, समान है। दोनों का परिधि समान है। कहता है दोनों का यदि वर्ग के क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल मीटर में बताइए क्या होगा। तो गोलाकार का जो है इसका एरिया क्या होगा। आइए, वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है क्या होता है, भुजा स्क्वायर, लेकिन दिया है 484। ये बराबर पता चल जाएगा 22 मीटर। 22 मीटर है तो दोनों का क्या है, दोनों का देख लीजिए, यहाँ कहा गया परिधि समान है, तो वर्ग का परिधि क्या होता है 4 × 8 हो जाएगा 22 × 4 88 मीटर। ये परिधि निकल गया, तो इसका भी जो है वृत्त का भी जो है परिधि क्या होगा 88 मीटर। तो परिधि होता है वृत्त का 2πr। 2π का वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट, 2πr। r तो पता नहीं है, इतना हो गया 22 गुना इतना 2 बार में, तो r का वैल्यू कितना हो गया 14। हमको r नहीं चाहिए, चाहिए वृत्त, गोलाकार वृत्त का क्षेत्रफल। तो गोलाकार वृत्त का जो है क्षेत्रफल एरिया निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 14 गुना 14, πr²। तो हो जाएगा यहाँ पर डियर, कट जाएगा 2 बार में, 28 गुना 22, 616 मीटर स्क्वायर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है कितना 600 वर्ग मीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a²। संपूर्ण पृष्ठ बराबर संपूर्ण पृष्ठ, तो यहाँ से जो है ये निकल जाएगा कितना 10 मीटर। कहा गया इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो विकर्ण क्या होता है घन का √3 × a, तो यही हो जाएगा 10√3। एक शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ेगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। आज जो है h है, अब जो है ये दोगुना हो जाएगा। तो h देखिए, पाई और 1/3 तो कांस्टेंट है, शंकु में पाई भी और 1/3 कांस्टेंट है, r तो गिवन है ही नहीं, मतलब r के बीच कोई लफड़ा नहीं है। तो हाइट के बीच है, तो पहला हाइट यदि जो है 1 है तो बड़ा वाला का 2 होगा। तो देख लीजिए 1 से कितना बढ़ा 2, तो 1 से बढ़ा 2 हुआ, तो मतलब 1 का वृद्धि हुआ किस पर 1 पर। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 100% का वृद्धि हो जाएगा इसके आयतन में। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, जब दुगुना होता है तो 100% बढ़ता है, उतना ही बढ़ेगा तब जाकर 100% की वृद्धि होगी। एक निर्माता को 10% होलसेलर डीलर को छूटा हुआ है, होलसेलर डीलर को 15%, यहाँ पर जो है लिख देते हैं 15%, और रिटेलर को 25% का लाभ होता है। तो उस उत्पादन की लागत बताइए जिसका खुदरा मूल्य 1265 है। कहीं कोई प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होता है, तो वहाँ 10% वो लाभ ले लिया होता है उसको। कहता है जो होलसेल डीलर है, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग के बाद आता है, वो होलसेल डीलर जो है 15% का लाभ ले लेता है खुद, और जो वो रिटेलर को देता है, दुकानदार को देता है, वो दुकानदार वाला 25% लाभ कमाता है। तो बताइए यदि वह खुदरा मूल्य पर 1265 रुपया में बिका, कस्टमर के पास गया, तो आखिर ये कितना रुपया में मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा, ताकि ये लोग इतना % का लाभ लेकर ग्राहक को 1265 में बेचा। तो देखिए 1265 रुपया में बेचा,
तो 1265 रुपया में जो है बेचा। कौन बेचा? दुकानदार, जो खुदरा मूल्य पर बेच दिया इसको, रिटेलर। तो ये एसपी है, विक्रय मूल्य है ना, किसके लिए? दुकानदार के लिए। दुकानदार को, रिटेलर को 25% का लाभ हुआ, तो 25% लाभ, प्रॉफिट का होल वैल्यू कितना? 125। 125 का वैल्यू, 25% प्रॉफिट का वैल्यू 125, और 125 25% प्रॉफिट का होल वैल्यू 5/4। आप जानते हैं जब एसपी में जो है, एसपी में होल वैल्यू को पलट कर इंटू कर देना, होल वैल्यू को पलट कर, तो क्या देता है? सीपी। तो इससे ये पता चल जाएगा इतना रुपया में बेचा। कौन बेचा? दुकानदार। 25% का लाभ कमाया, 5/4, मतलब पलट कर यदि गुना कर देंगे 5/4 को पलटेंगे तो 4/5। तो इससे ये पता चल जाएगा कि जो ये जो है कितना में खरीदा होगा, किससे? होलसेलर को। तो होलसेलर तो इतना में बेचेगा, इतना में बेचेगा तो उसको 15% का प्रॉफिट होगा। तो 15% प्रॉफिट का होल वैल्यू 115, 23/20। तो 23/20 को यदि पलट कर इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 20/23। इतना रुपया में जो है वो खरीदा होगा होलसेलर, किससे? ये मैन्युफैक्चरर से, निर्माता से। तो इतना रुपया में ये मैन्युफैक्चरर, निर्माता बेचकर 10% का लाभ कमाता है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग वो कितना में किया है, तो 10% का होल वैल्यू 11/10। 11/10 को पलट कर गुना कर देंगे तो 10/11। आइए 5 से अब जो है इसको हम लोग काटते हैं। तो 5 से काटेंगे तो कितना बार में? 5 दूनी 10, 5 25, 5 दिया 15। आइए 23 से भी कट रहा है। 23 से कम 23, 23 से कम 23, 11 से 11, 800 रुपये। 800 रुपया में मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद ये लोग लाभ कमाते कमाते जो है अपने कस्टमर को 1265 रुपया में ये फाइनली बेचता है। तो 800 रुपया आपका आंसर है। एक विक्रेता घड़ी पर 5% डिस्काउंट छूट देता है। यदि वह 7% छूट दे तो लाभ में 15 रुपया कम कमाता है। निर्धारित मूल्य क्या? बात सही है, जितना अधिक आप छूट में कमी करेंगे उतना कम लाभ मिलेगा। पहले 5% डिस्काउंट होगा तो ज़्यादा लाभ मिलता था, आज 7% डिस्काउंट कर दी, 7% डिस्काउंट कर दिया तो कम लाभ मिलेगा। कितना कम? 15% कम, 15 रुपया कम। तो कमी हुआ लाभ में कितना होता? 2% का। चेंजिंग बराबर चेंजिंग, डिफरेंस बराबर डिफरेंस। 100% का वैल्यू बताएगा कि जो वस्तु का मूल्य क्या है। 750 रुपया, 750 रुपया उस वस्तु का मूल्य रहा है। दो संख्याओं का योग 42 है, गुणनफल इतना है। संख्या के बीच का अंतर देख लीजिए। दो संख्याओं का योग पता, सम पता है, x + y = 42, और उसका गुणनफल पता है, x × y = 437। तो कहा गया बताइए संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। जब भी संख्या का योगफल दे, गुणनफल दे ना, अंतर पूछे या अंतर दे, गुणनफल दे, योगफल पूछे, तो सबसे पहले जो इसका गुणनफल दिया गया है इसका फैक्टर निकाल लीजिए। 437 का फैक्टर निकालिए। बताइए, 2 से 3 से 4 से 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 19 से काटिए, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। तो 19 और 23 ही एक ऐसी संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो 42 आएगा, गुना करेंगे तो 437 आएगा। इसी का डिफरेंस, बोलिए 23 और 19 का डिफरेंस कितना हो गया? 4। तो उसका अंतर हो गया 4। दो विपरीत दिशा में चल रही रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने में क्रमशः 27 और 17 सेकंड का समय लेती। देखिए, एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर आदमी खड़ा है। कहता है कि जो ये दो ट्रेन जो है विपरीत दिशा में इस आदमी को पार करती। तो जब ट्रेन जो है ये आदमी को पार करेगी, एक ट्रेन, तो इसको 27 सेकंड लगेगा, और दूसरी ट्रेन इधर से आएगी
ये पार करेगी तो 17 सेकंड लगेगा। तो कहता है क्या आगे यहाँ बोला है कि एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है, मतलब ट्रेन जो है एक दूसरे को पार करेगी तो 23 सेकंड में पार कर जाएगी। एक दूसरे को पार करेगी तो 23 सेकंड में ये ट्रेन एक पार कर जाएगी। तो जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है जितना समय में, मतलब अपनी ही लंबाई को पार करती है, ये ट्रेन अपनी ही लंबाई को 27 सेकंड में पार करती होगी, ये ट्रेन अपनी ही लंबाई को 17 सेकंड में पार करती होगी, और ये ट्रेन जब दोनों की लंबाई को पार करेगी तो 23 सेकंड का समय लगेगा। तो देखिए वेलोसिटी तो पता नहीं है, तो वेलोसिटी मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। वेलोसिटी मान लेते हैं कि पहली ट्रेन की जो वेलोसिटी है x किलोमीटर पर सेकेंड है, दूसरी ट्रेन की जो वेलोसिटी है y मीटर पर सेकेंड है। देख लीजिए यहाँ पर जो है वेलोसिटी पता, टाइम पता, तो डिस्टेंस पता, वेलोसिटी इनटू टाइम, इस ट्रेन की लंबाई, दूसरी ट्रेन की भी लंबाई पता चल जाएगा, और दोनों ट्रेन को पार करने में कितना समय लग रहा है, 23 सेकेंड। तो आइए टाइम दिया है, तो पहला ट्रेन का लंबाई कितना, 27 गुना x, 27x, आइए 27 गुना x 27x। दूसरा ट्रेन का लंबाई 17 गुना y 17y। तो दोनों ट्रेन का लंबाई हो जाएगा कितना, इतना, और दोनों जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो रिलेटिव वेलोसिटी से, तो आइए दोनों ट्रेन का लंबाई इतना हो गया, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा x प्लस वाई, तो टोटल डिस्टेंस हो गया इतना, वेलोसिटी रिलेटिव हो गया इतना, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी इक्वल टू टाइम। तो दोनों ट्रेन को पार करने में लग जाएगा इसको कितना, 23 सेकेंड। टाइम इक्वल टू टाइम, तो टाइम इक्वल टू टाइम। तो अब बताइए x और y का रेशियो क्या होगा, 27x प्लस 17y इक्वल टू 23x प्लस 23y क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x इक्वल टू 6y। तो x:y का रेशियो 6:4, यही जो रेशियो हो जाएगा आपका 3:2 का। दोनों ट्रेन का जो रेशियो होगा 3 और 2 का रेशियो। कहा गया एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी दोनों अवश्य पीते हैं तो 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं तो कार्यालय में कुछ कितने कर्मचारी। ध्यान दीजिए 72% कर्मचारी ऐसे हैं जो कि चाय पीते हैं, टी, और 44% ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी पीते हैं। कितना, 44%। और यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी पीता है तो चाय अथवा कॉफ़ी पीता है, 40 कर्मचारी ऐसा है जो दोनों पीता है। देखिए कुछ ऐसा भी है जो कि दोनों पीता है, कुछ ऐसा भी कर्मचारी है जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है। ध्यान दीजिए दुनिया में हर चीज़ 100% होता है। ये देख लीजिए 72% चाय पीता है, 44% इतना, तो 72 प्लस 44, 72 प्लस 44 कितना हो जाएगा, 116%। 116% क्यों हुआ, क्योंकि एक 100% दुनिया में सब कुछ है, 16% ज़्यादा हो गया इसीलिए क्योंकि दोनों भी पीने वाले की संख्या है, तो दोनों पीने वाले की संख्या कितना अधिक है, 16% अधिक है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो अधिक है 40, तो 100% का वैल्यू बताएगा कि जो टोटल जो है कर्मचारी कितना है। 4 का वैल्यू 10, तो 100 का वैल्यू 4 का वैल्यू 10, तो 100 का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। जब हम लोग करेंगे तो 4 से 4 बार में, 4 से 10 बार में, ये 25 गुना, ये 25 गुना, 250 हो गया टोटल कर्मचारी।
ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग देखिए, यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप उसको बताइए और उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। इस कोरोना काल में आपको जमकर सेल्फ स्टडी करना है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, उसकी समस्या को, आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी। ओके, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।